हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। आज हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ये वीडियो देखें उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। आप ये 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको अटेम्प्ट करिए। जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद इस वीडियो पे आइए, हम इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उनके सही आंसर्स देखेंगे और आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे कि आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी 5 to 6 या इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, तब आपको री इवेल्युएशन की जरूरत है, यानी कि अपने आप को री इवेल्युएट करने की जरूरत है। अभी काफी टाइम है जिससे आप है ना अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी लैकिंग पॉइंट है उस पर वर्क कर सकते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द बहामनी एम्पायर। ये क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया है? ये क्वेश्चन हमने इसके लिया है क्योंकि जब बीपीएससी का PYQ आप देखेंगे तो इसमें बहामनी किंगडम से बराबर क्वेश्चन रहता है। बहामनी किंग एम्पायर के फाउंडर के बारे में उन्होंने ऑलरेडी सवाल पूछ लिया है, ठीक है। अब इससे 2-3 सवाल बनते हैं, आइदर आप इनके जो किंगडम इनका रीन है उनके टाइम पे क्या क्या हुआ, या फिर लास्ट रूलर कौन है उनके बारे में पूछे। तो ये आपको अगर पूछा गया हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बहामनी एम्पायर, तो इससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो जो बहामनी किंगडम था वो कहां एस्टैब्लिश हुआ था, वो बेसिकली देखोगे तो साउथ इंडिया में, टू बी प्रिसाइज इन कर्नाटका एक डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 1347 में एक किंगडम स्टैब्लिश हुआ, एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, बहामनी डायनेस्टी। किसने फाउंड किया? अलाउद्दीन हसन ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम है इसका पूरा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये क्या था कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट थे, उनके यहां ये काम करता था, तो उन्हीं के नाम पे इसका जो एक्चुअल नाम था हसन, और वो जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे उनका नाम था गंगू, तो उनके नाम पे इनको जो है इनको कहा जाता है हसन गंगू। तो जब भी आपको पूछे कि बहामनी एम्पायर के फाउंडर का क्या नाम है, हसन गंगू। कहां इन्होंने अपना एम्पायर फाउंड किया, उसका कैपिटल कहां था? गुलबर्गा। कब फाउंड किया? 1347। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या जानना चाहोगे? अब ये समझो कि ये जो अलाउद्दीन हसन थे या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू जो थे, वो किसके के हाथ काम करते थे, किसके यहाँ किसके कहें तो दरबार में थे? MBT, पगला बादशाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अपने टाइम से ही वो कितने सेंचुरीज आगे था, लेकिन ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनके अगेंस्ट में ये रेबल कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता था उसमें? रीएजेंट होते थे, है ना, कुछ नोबल्स होते थे, एम्पायर के अगेंस्ट चले जाते थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर था उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं कौन? अलाउद्दीन हसन, और अपना एक अलग किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। इनके बाद तजुद्दीन फिरोज शाह जो थे इस बहामनी किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर होते हैं। इनका बेटा जो होता है मोहम्मद शाह 1 होता है। अब धीरे धीरे जब डायनेस्टी आगे बढ़ती है तो टाइम आता है मोहम्मद शाह 3 का, है ना। ये 1 to 3 जो है ना इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जो किंगडम है, ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है, तो उसका नाम जो है सेम रख दिया जाता था। तो वो कैटेगराइज करने के लिए मोहम्मद शाह 3 जो थे, इनको जब तख्त पे बिठाया गया था तो ये मात्र 9 साल के थे। तो इनके एम्पायर को चलाने के लिए एक रीजेंट था जिसका नाम था मोहम्मद गवन, है ना। मोहम्मद गवन जो था ये एक ईरानियन ओरिजिन का था, और इन्होंने मोहम्मद शाह के एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था, आगे बढ़ाया था। तो इसमें ज्यादा डिटेल से सवाल नहीं पूछा जाएगा, सरफेस पे रहेगा, लेकिन हो सकता है उसमें आपको थोड़ा डिटेल जाना पड़े, सरफेस वाले चीज में थोड़ा फैक्ट याद करना पड़े आपको। तो मोहम्मद गवन कौन था? ईरानियन ओरिजिन का था। मोहम्मद शाह 3 का जो रूल था उसको चलाने वाले कौन थे? मोहम्मद गवन थे। अब देखो क्या हुआ, जब इनका एम्पायर था तो धीरे धीरे एम्पायर जो है वीक होने लगता है। जैसे नोबल के हाथ में जाता है ना तो कंट्रोल खत्म होने लगता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 1526 में बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग पार्ट में बट जाता है। आपसे यह भी सवाल बन सकता है कि बहामनी किंगडम कब डिसइंटीग्रेट हुआ था? 1526 में हुआ था। अलग अलग 5 इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं साउथ इंडिया में, जिनको हम लोग डेक्कन सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम लोग डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा है उसमें? अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा और बीदर। 5 सल्तनत में डिवाइड हुआ। कब हुआ डिवाइड? 1526 में डिवाइड हुआ। अच्छा, इसके लास्ट रूलर कौन थे? इनके लास्ट रूलर के बारे में जाना जाता है, वो है सुल्तान कलीमुल्ला शाह। कई जगह पे आपको कलीमुल्ला भी मिलेगा, है ना। सुल्तान कलीमुल्ला शाह इनका नाम था, जो लास्ट रूलर थे बहामनी डायनेस्टी के। अब आपको इससे रिलेटेड, बहामनी से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो आप अपने नोट से रिवाइज कर लेंगे। इसके साथ साथ आप गौर करेंगे कि इसमें आपको विजयनगर किंगडम भी आपको बुला रहा होगा कि आओ हमको भी पढ़ लो, है ना। तो विजयनगर किंगडम को भी मत छोड़ना, है ना। दोनों टॉपिक एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स श्योर हो जाएगा मेडावल हिस्ट्री का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन हमेशा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज
टू फर्स्ट इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कॉइन्स की चर्चा बड़ी होती है एंशिएंट इंडिया में, है ना, या मेडिवल इंडिया में। जो कॉइन्स थे, है ना, यहां पे गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है बेसिकली। गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किसने इशू किया? यहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि प्योरेस्ट किसने लाया और लार्जेस्ट किसने लाया। दोनों में रिलेशन यही है कि अगर लार्जेस्ट होगा, लार्ज नंबर होगा, तो क्या क्वालिटी रिड्यूस होगा? तो जो भी लार्ज नंबर ला रहे होंगे वो अपनी क्वालिटी ऑफ कॉइन को रिड्यूस कर रहे होंगे, है ना, क्वालिटी ऑफ कॉइन जो है वो रिड्यूस कर रहे होंगे। तो जब लार्ज आया होगा तब क्वालिटी ऑफ कॉइन रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन जब प्योरेस्ट होगा तब बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉइन्स मिलते होंगे। आपके पास ऑप्शन है गुप्ता, कुशाना, सतवाहनास और मौर्यास। अब हम आते हैं इसके थोड़ा डिटेल में, फिर आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो जो कॉइन है, प्योरेस्ट कॉइन है, वो किसके टाइम पे आया? कुशानास के टाइम पे आया। कुशानास जो थे कहां से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया से थे, यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। उनका कैपिटल कहां था? पुरुषपुरा था, और साथ में दूसरा कैपिटल भी था, मथुरा। तो यही कुशाना के जो राजा थे कजुल कडफिस, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था प्योरेस्ट फॉर्म में। इनके पुत्र वीमा कडफिस, इनके पुत्र कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम जानते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के पैटर्न कौन थे? कनिष्क थे, है ना। कनिष्क के बारे में आप और थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, है ना। तो कनिष्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, है ना, उसमें आचार्य कौन थे? जो अश्वघोष थे, लेकिन इनके भी एक बॉस थे जो एक्चुअली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में थे, वो आपको कमेंट करना है ना। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के पैटर्न कौन? कनिष्क। अश्वघोष थे बुद्धिस्ट काउंसिल में, लेकिन इनके गुरुजी ऑफिशियली नॉमिनेटेड थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है ना। तो अच्छा, कनिष्क के टाइम पे एक एरा शुरू हुआ, वो कौन सा एरा था? 78 सीई में वो था शक एरा, है ना। 78 सीई में शक एरा स्टार्ट हुआ। चलो, हमको ये पता लग गया प्योरेस्ट कॉइन जो गोल्ड कॉइन इशू हुआ था किसने इशू किया था, और उनकी डायनेस्टी के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन किसने इशू किया। तो जो गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, तो गुप्तास जो थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम नहीं भूलें कि क्वालिटी ऑफ कॉइन रिड्यूस हुआ था। तो गुप्ता के टाइम पे कॉइन तो लार्जेस्ट नंबर थे, बहुत ज्यादा कॉइन गोल्ड कॉइन इशू हुआ था, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो गई थी। तो गुप्तास जो थे उनके टाइम पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे। अब गुप्तास के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना, एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, ऐसा कि दिमाग में बैठे रहे, आपको एकदम रिवीजन का एहसास हो रहा है, ये तो मुझे याद ही है। तो गुप्ता के जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके रियल फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त वन थे। इनको किस नाम से जाना जाता था? महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, किससे बनाया? लिच्छवी प्रिंसेस, क्या नाम था उनका? कुमारा देवी। इन्हीं के नाम पे एक कॉइन इशू करते थे, उसको क्या बोलते थे? कुमारा देवी कॉइन्स। इनका बेटा कौन? समुद्रगुप्त। यही समुद्रगुप्त जिनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। किसने कहा? ये आप कमेंट करेंगे। किसने कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको? समुद्रगुप्त को। ये आप कमेंट करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में जब कोर्ट है, कोर्ट में कुछ होंगे प्रशंसा करने वाले, तो समुद्रगुप्त के कोर्ट में कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है, कहां लिखता है? प्रयाग प्रशस्ति। कहां है? प्रेजेंट डे प्रयागराज में है, इलाहाबाद जिसको बोलते थे, प्रयाग प्रशस्ति। उसमें लिखता है, कौन लिखता है? हरिसेन लिखता है। किसके बारे में लिखता है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है। उसमें यह लिखा रहता है, एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बीपीएससी कुछ पुराने सवाल बार बार पूछ चुका है, अब एक नया सवाल तलाशेगा। तो एनसीईआरटी का फैक्ट है कि किंग्स एम्बिशन वाज टू बी धरनी बंध या यूनिफाई द अर्थ। ये किंग का एम्बिशन था। कौन लिखता है? हरिसेन लिखता है। कहां लिखता है? प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है। किसके बारे में लिखता है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है। क्या लिखता है? कि राजा का जो एम्बिशन था वो था यूनिफाई द अर्थ। मतलब क्या समझो, यूनिफाई द अर्थ मतलब एक एम्परर था, एकदम लार्ज मूवमेंट पर चाहता था कि हम कितना ज्यादा एक्सपैंड करें, तो वो चीज यूनिफाई द अर्थ कह के बात की गई है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में। अब इसका अगला जनरेशन कौन था? चंद्रगुप्त टू, वो आप पढ़ लेंगे इसके बारे में। अच्छा, हमको गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसको गोल्डन एज या क्लासिकल एज भी कहा जाता है ना। अभी देखो चंद्रगुप्त टू के बारे में एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में, है ना। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, मस्ट रिवाइज दिस। एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, कहां? दिल्ली में। उसमें बात होती है एक चंद्र की। ये जो चंद्र बात होती है, किसके बारे में बात होती है? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। तो ये बात होती है चंद्रगुप्त टू के बारे में।
इसको मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी पक्का चौथा ऑप्शन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य देगा। तो चंद्रगुप्त टू जो थे, समुद्रगुप्त के सुपुत्र चंद्रगुप्त टू, उनका नाम था विक्रमादित्य, है ना। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे रिनोन्ड थे, रिनोन्ड तो खैर समुद्रगुप्त भी थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा चंद्रगुप्त टू भी अपना एम्पायर बढ़ाने लगे। किसके भक्त थे वो? विष्णु जी के भक्त थे, है ना। ये देखो समुद्रगुप्त का कॉइन है बीना बजाते हुए, तो बीना बजाते हुए किनकी फोटो, किनकी तस्वीर कॉइन में नजर आती है? समुद्रगुप्त की नजर आती है ना। चलो इसके बारे में और कुछ जानकारी तुमको है एक्स्ट्रा जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट करना, है ना। दिस इज जस्ट ए रिवीजन सीरीज, जो तुमको आता है बताने की कोशिश करो, इनके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा तुमको पता है तो बताओ। चलो थर्ड क्वेश्चन, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज किया किसमें? यहां से 3-4 सवाल बनते हैं, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया होम रूल लीग हमेशा बीपीएससी टच करती है इसको, इस टॉपिक को, किसी भी एग्जाम में देख लो। ऑल इंडिया होम रूल लीग है, अब इसका नाम चेंज हो रहा है कब? 1920 में। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, आप पहले होम रूल लीग के बारे में पढ़ लो। तो होम रूल लीग जो था, कौन कौन, किसका किसका नाम होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहला नाम जो जुड़ा हुआ है हम देखते हैं इसमें, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा नाम जो जुड़ा हुआ है वो है एनी बेसेंट, है ना। तो होम रूल लीग से 2 नाम जुड़ा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जब भी होम रूल लीग का नाम यहां आए तो आप याद करो 1916 याद रखना आप, मतलब जब भी होम रूल लीग का आए नाम सामने तो आप 1916 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आपको कोई पूछेगा कि तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट का होम रूल लीग, हां दोनों था, कब कब आया था, कौन पहले आया था, यह सवाल बनता है यहां से। दूसरा सवाल यह बनता है कि किसका किसका सेंटर कहां था, है ना, किसका हेड ऑफिस कहां था। जैसे तिलक ने जो होम रूल लीग स्टैब्लिश किया था उसका सेंटर कहां था, एनी बेसेंट ने जो स्टैब्लिश किया था उसका सेंटर कहां था। तो बेसिकली ये समझो कि जो 1916 में होम रूल लीग स्टैब्लिश हुआ, सबसे पहला अप्रैल 1916 में स्टैब्लिश हुआ। कहां था उसका सेंटर, कहां था, हेडक्वार्टर कहां था? पुणे में हेडक्वार्टर था। इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करते हैं? तिलक जो है ये होम रूल लीग को लीड करते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1916 में स्टैब्लिश हुआ था। कहां कहां हुआ था? सेंट्रल बॉम्बे को छोड़ के इन सब इलाकों में, यानी बॉम्बे वाला इलाका जो है महाराष्ट्र में, उसको छोड़ के महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे पकड़ एनी बेसेंट का था। इसलिए एनी बेसेंट जो है वो अपना कैपिटल बनाती हैं मद्रास, या हेडक्वार्टर बनाती हैं, सॉरी मद्रास, है ना। एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर कहां था? मद्रास में था। कब स्टैब्लिश किया उन्होंने? सितंबर 1916 में स्टैब्लिश किया। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले कौन स्टैब्लिश करते हैं? तिलक करते हैं। उसके बाद कौन करते हैं? एनी बेसेंट करती है। कब करती है? सितंबर 1916 में करती है। हेडक्वार्टर कहां रखती है? मद्रास रखती है। अब सब बताओ, मद्रास में जो इनका कैपिटल था, तो और इनके अंदर ही बॉम्बे वाला एरिया आएगा। कंफ्यूजिंग यही हो जाता है, ठीक है। पहले किसने किया? तिलक ने किया। कब किया? अप्रैल 1916 में किया। उसके बाद किसने किया? एनी बेसेंट ने किया, सितंबर 1916 में किया। अपना हेडक्वार्टर कहां रखा? मद्रास रखा। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहां रखा? पुणे रखा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस, जो तिलक ने होम रूल लीग स्टैब्लिश किया था उसके मात्र 6 ब्रांचेस थे, लेकिन जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टैब्लिश किया था उसके मोर देन 100 ब्रांचेस थे, है ना, अराउंड 200 ब्रांचेस थे उसके, है ना। तो उन्होंने बस खोल दिए, एकदम नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन कर दिए, उसमें स्ट्रेंथ नहीं लाया। तिलक ने मात्र 6 ब्रांचेस खोले, लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ आ गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल लीग का? यह भी पूछा जा सकता है, व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम रूल लीग। तो इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उसके अंदर अपना एक डोमिनियन रखने का, है ना। मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो है ऊपर रहेंगे, लेकिन भारत एज अ कंट्री नॉट सॉवरेन, ये इनके अंदर रहेगा। ये था टारगेट सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय जो है उस इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं थी, उस तरह के इंडिपेंडेंस की। डोमिनियन स्टेटस ही बहुत बड़ी चीज थी उस समय पे। तो होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट, और ये सेल्फ गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ के अंदर होना था। अगली चीज, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 1916 से आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि 1919 तक, है ना, ये थोड़ा कोई भी आंदोलन जो है ना ज्यादा समय तक लंबा नहीं खींच सकते हो, है ना। सरकार के बहुत सारे रिप्रेशंस हुए, आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इसमें। सरकार के रिप्रेशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाए जाते हैं तबाह करने के। तो उसी में धीरे धीरे जब
आंदोलन टोन डाउन होने लगा, तो इट वाज 1919, जब क्या है एकदम फेड होने लगा, है ना। जब फेड होने लगा तो इन लोगों ने सोचा कि चलो मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद अब क्या किया जाए, तो महात्मा गांधी को 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया। यहां से एक और सवाल बनता है कि 1920 में महात्मा गांधी को होम रूल लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, महात्मा गांधी को बनाया गया। कब बनाया गया, 1920 में बनाया गया। अब जब महात्मा गांधी आते हैं तो होम रूल लीग का नाम ही चेंज कर देते हैं, बोलते हैं इसका नाम क्या होगा, स्वराज्य सभा होगा। बात वही है, इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, तो स्वराज्य सभा, है ना, ऐसा सभा जो स्वराज्य की परिकल्पना करता हो, सेल्फ गवर्नमेंट की परिकल्पना करता हो, तो स्वराज्य सभा इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द वेरी वेरी रीअपियरिंग क्वेश्चन, अगर नहीं भी चाहो तब भी ये घूम के आएगा सवाल, ऐसा सवाल है ये, है ना। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, वेरी जनरल क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। मार्क्स अपना काउंट करते रहना। आपको जो पेपर मिला होगा उसके नीचे लिखा होगा करेक्ट और कितना करेक्ट कितना इनकरेक्ट, उसे मार्क करके अपने पास रख लेना, और जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको उसी के पीछे मेंशन कर लेना, एक नोट्स बनाते चलना लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। चलो, क्वेश्चन इज द ब्लैक कॉटन सॉइल हैज बीन फॉर्म ड्यू टू विदरिंग ऑफ। अब देखो, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है किसके विदरिंग से बना है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल जो है, इसका नाम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं इसको, है ना। कहां से फॉर्म हुआ है, तो जो डेक्कन ट्रैप है, आपको पता है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो डेक्कन ट्रैप्स हैं या जो डेक्कन वाला इलाका है, जो साउथ इंडियन वाला इलाका है ना, वो किससे बना है, जो वॉल्केनिक रॉक्स, जो वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे काफी पहले, है ना, उससे जो लावा फ्लो हुआ उसके सॉलिडिफिकेशन से हुआ है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये किससे बना है, ये बना है उसी वॉल्केनिक जो लावा फ्लो हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, उसके विदरिंग से, है ना। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है एंड फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स, है ना। अब ब्लैक सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल इज करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ब्लैक सॉइल को पक्के से रिवाइज करो। अब हम देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर कैसा होता है, डार्क ग्रे से ब्लैक इन कलर, है ना। और इसका ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फर्टाइल होता है, हर एक रेंजेस में होते हैं, हाईली फर्टाइल भी रहेगा और पुअर फर्टाइल भी रहेगा। इसका जो सैंड क्वालिटी होता है काफी क्ले, एकदम पतला पतला होता है, एकदम है ना, काली मिट्टी जैसे, है ना, एकदम। तो इसमें क्ले ज्यादा होता है। इसका पीएच जो है 7.2 से 8.5 होता है, यानी कि ब्लैक सॉइल क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। किसमें होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये किसमें डिफिशिएंट होता है, एकदम बहुत प्रोमिनेंट सवाल है। ये नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होता है। होता क्या है इसमें, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, जब इसमें बारिश पड़ती है, इसमें क्या है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे बारिश हुआ तो ये पकड़ के रखा, एकदम मॉइस्चराइज हो गया, है ना, एकदम सॉफ्ट हो गया। और उसी समय अगर उस पर काम किया जाए, उस सॉइल को, है ना, फार्मिंग के लिए रेडी कर दिया जाए, नहीं तो काफी सख्त हो जाएगा। जैसे सख्त होगा, थोड़ा सा हीट होगा तो उसमें दरार आ जाएगा, है ना। तो ये ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है और यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यही 4 लाइन से, है ना। ये क्या होता है, इट इज सॉफ्ट व्हेन वेट बट फॉर्म्स हार्ड ब्लॉक व्हेन ड्राई एंड डेवलप्स डीप क्रैक्स, है ना, डीप क्रैक हो जाता है। बेसिकली महाराष्ट्र का जो रीजन है, विदर्भा वाला, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, साउदर्न तमिलनाडु, नॉर्थ कर्नाटका, इन सब में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसी सेरिकल्चर के बारे में है कि सेरिकल्चर किसकी फार्मिंग होती है, ये सिल्क वर्म्स की फार्मिंग होती है। पिसिकल्चर किसके बारे में होता है, फिश के बारे में होता है। विसिकल्चर किसके बारे में होता है, ग्रेप्स के बारे में होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसमें आप कुछ भी उगा लो, है ना, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, जो भी आपके कमर्शियल पर्पस के लिए रहेगा। नेक्स्ट, हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा तो ये वाला जो रीजन है, देखोगे ब्लैक सॉइल का रीजन है ये कंप्लीट, है ना। ये जो रीजन है, ये पूरा जो देख रहे हो, दिस इज ब्लैक सॉइल वाला रीजन। आपके लिए यहां पे ये वाला रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर ये वाला रीजन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं। और जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन, इसको छोड़ दो,
ब्लैक सॉइल आपने कर लिया, आप एलुवियल सॉइल को जरूर करोगे, और जो माउंटेनियस सॉइल है इसको भी आप जरूर करोगे, क्योंकि माउंटेनियस सॉइल में ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि जब हम लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो हमको कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, वो सवाल यहां के बारे में पढ़ने से हो जाएगा। और एलुवियल सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बिहार में मोस्टली देखोगे तो एलुवियल सॉइल ही है, और इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। थोड़ा साउथ बिहार का जो रीजन है उसको छोड़ के बाकी एलुवियल सॉइल ही है। नेक्स्ट सवाल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, वेरी सिंपल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर द, और जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे रखना, पता तो चले कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना, हमें भी अंदाजा लगेगा। ये एक इजी रिवीजन है, इसको एंजॉय करो। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, इसके बारे में चर्चा होती है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या नेचुरल राइट है? जब भी हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं तो हमको ध्यान आता है आर्टिकल 32 का। ये आर्टिकल 32 जो है, इसको बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट क्या होता है? मतलब जब तक धक धक करेगा तुम जिंदा हो, उसको निकाल लो तो तुम डेड हो जाओगे। तो आर्टिकल 32 भी वैसा ही है। अगर संविधान में आर्टिकल 32 है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तब संविधान आपको अधिकार देता है कि आप कोर्ट जाइए। अगर आर्टिकल 32 निकाल लेंगे तब फंडामेंटल राइट तो है, तो सही है ना, सरकारी बोलेगी हाँ सब है, लेकिन अगर वो वायलेट करती है, अगर कोई भी वायलेट करता है उसको, कोई भी एजेंसी वायलेट करती है उसको, तो आप जाएंगे कहां? Whom will you ask the question कि मेरा ये आर्टिकल 32 जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ, अब कहां जाए? तो दैट्स व्हाई बी आर अम्बेडकर कॉल इट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से 2-3 सवाल बनते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा है? बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल क्यों कहा है? आर्टिकल 32 होता क्या है? जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जब बात किया गया संविधान में, तो उसके अंदर कुछ चीजें दी गई हैं। उससे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में बताओ। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 3 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से 35 में है। कहां से लिया गया है बेसिकली, इसका सोर्स क्या था, इसके बारे में विचार कहां से आया? वो आया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बिल ऑफ राइट्स है, बहुत लोगों को पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटी में, जो बिल ऑफ राइट्स है यहां से आया है। यहां अपना फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट आया है उसके वायलेशन के अंदर आर्टिकल 32 एक्टिवेट हो जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। उसमें कुछ 5 जो है इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप क्या करेंगे? आप आइदर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का बता दिया। अब हाई कोर्ट बताओ कि अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल करना है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? एक दिस 5 आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ये रिट्स हैं जिसको लेके हम कोर्ट जा सकते हैं। हेबेस कॉर्पस, मेंडामस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, है ना। कुछ सर्टियोरारी भी बोलते हैं, कुछ सर्चरी बोलते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन है। हेबेस कॉर्पस, अब किसी को तुमने 24 घंटे पकड़ के रखा तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है छोड़ने का, पूछ सकता है कि कहां है वो, है ना। तो उसको कहा जाता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। ये किससे रिलेट करता है? हेबेस कॉर्पस से। मंदामस, वी कमांड, है ना, कोई भी पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा उसको कोर्ट कमांड कर सकता है, वो क्या हो गया? वी कमांड। किससे रिलेटेड है? मंदामस से रिलेटेड है ना। अब सर्टियोरारी देखें, टू बी सर्टिफाइड, है ना, कोई भी कोर्ट ऑर्डर पास कर चुका उसको क्वैश करके नया जजमेंट निकालना है, वहां पे ये रिट इशू होगा। प्रोहिबिशन है ना, कोई भी इंफीरियर कोर्ट है, उसके नीचे वाला कोर्ट है, उसको कहा जा सकता है कि रुक जाओ, ये तुम्हारी औकात की बात नहीं है, ये डिसीजन हम देंगे, ये प्रोहिबिशन इशू होता है। फिर ये क्यू वारंटो होता है कि दैट मींस court asks you what's your authority on this decision, so that is quo warranto, है ना। this is just to avoid engrossing into the other domains in the legislature and executive। चलो, next is vice president of India is elected by। this is very relevant question क्योंकि ये current affairs के point of view से बहुत ही important है, current affairs के point of view से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में समझने के लिए अब देखो कि रिसेंटली क्या हुआ था, जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया, जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे। जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी रिजाइन करते हैं, तब जो इलेक्शन कमीशन है वो 17th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपना नोटिफिकेशन निकालती है। तो ये सवाल उठ सकता है कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है वो कौन सा होना है? 17th होना है। जगदीप धनखड़ साहब जो थे कौन से थे? वो 16th वाइस प्रेसिडेंट थे। याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो अभी जो इलेक्शन होना है वो 17th इलेक्शन होना है। तो ये जो 17th इलेक्शन होना है वो कैसे होगा? तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है?
आर्टिकल 67 में यह बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल तक सर्व करेंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में चर्चा की है। इसका मतलब होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, जिसके बारे में सवाल पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनको मिला के एक समूह बनता है, वो समूह वोट करता है और वही वोट के रिजल्ट से वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज कि इसमें इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी होंगे, राइट। तो राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन में, या सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको मिला के इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इन्हीं के वोट से इनका इलेक्शन होता है ना। जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका इलेक्शन कैसे होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज पहले बनता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज जब वोट करता है तब एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, इसी से इलेक्शन होता है किसका? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक सवाल बनता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर जारी करती है या उनके पास क्या अधिकार है? तो संविधान उनको आर्टिकल 324 के अंदर यह अधिकार देता है कि वाइस प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराए। एज वेल एज एक हमारा स्टैट्यूटरी एक्ट भी है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इन दोनों के अंदर ये नोटिफिकेशन निकालती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। नोटेबल एब्सेंटी है जो आपको ध्यान रखना है किसमें? जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नोटेबल एब्सेंटी कौन है? अगर नोटेबल एब्सेंटी की बात करो तो इसमें होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करो तो इसमें नोटेबल एब्सेंटी क्या होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर्स या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मेंबर्स, उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें। इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, बोथ आर एलिजिबल। नाउ फिजिक्स का सवाल है, व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, particle of the medium move from the source to the listener, particles of the medium remain stationary, particles of the medium start vibrating up and down, particles of the medium transfer energy without leaving the mean positions। ठीक है, अब देखो ये सवाल जब देखते हो तो यहां पे हर एक ऑप्शन में एक कॉमन वर्ड यूज है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, ठीक है, और बाकी जो स्टेटमेंट वो तो है ही। जब भी हम वेव की बात करते हैं तो क्या होता है? उसमें ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। पार्टिकल वहीं के वहीं रहता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। उस एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए पार्टिकल अपनी जगह पे आइदर वाइब्रेट करेंगे, अप एंड डाउन जाएंगे, या कंप्रेशन रेरफेक्शन, आगे पीछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं वेव के बारे में। तो वेव जब भी देखोगे तो इसमें दो तरह के वेव तुमको मिलेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। सवाल यही पूछता है, बेसिक सवाल पूछता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है आदमी। हाई फंडा चीज पढ़ के रखेंगे, बेसिक सवाल नहीं पढ़ेंगे। तो जो वेव होता है बेसिकली वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे उनको डिफाइन किया जाता है, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। हमारे काम की चीज अभी नहीं है। मैकेनिकल वेव ये क्या होता है? दे नीड सम मीडियम टू ट्रेवल, दे नीड सम मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू ट्रेवल, है ना। अगर कहा जाए कि वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर सकता है, नहीं कर सकता है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकता है, कर सकता है। अब मैकेनिकल वेव्स जो होंगे, जैसे साउंड वेव, साउंड वेव को क्या चाहिए? आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा अगर वैक्यूम में बोले तो नहीं।
इसीलिए तो स्पेस में यहां से वहां से आवाज यहां से आवाज वहां ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन लाइट आ सकता है। तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम चाहिए ट्रांसफर के लिए। अब मैकेनिकल वेव में जैसे साउंड वेव है उसके टाइप्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव है ये टाइप ऑफ वेव प्रोपेगेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये सोर्स है और यहां डेस्टिनेशन है, यहां तक पहुंचना है कोई चीज, ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है। तो अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करके आगे बढ़ाता है, एनर्जी को आगे भेजता है ना, तब ये जो होगा वो ट्रांसवर्स वेव होगा। अगर पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है और एनर्जी का ट्रांसफर फाइनली हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो है इन दोनों में किस कैरेक्टर में आता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता है। क्यों? क्योंकि देखोगे जो साउंड वेव है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यहां पे देखो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का होता है, यहां पे जैसे ये एक साउंड का वेव है ना, तो ये आगे जाएगा मीन पोजीशन से, फिर पीछे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां आएगा। तो ये क्या है, यहां वाले को आगे दिया तो यहां वाला तो फिर आगे चला जाएगा, वो अपने आगे वाले को आगे भेजेगा, वो अपने आगे वाले को आगे भेजेगा, है ना। मतलब एज एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये पुश किया तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो पार्टिकल फिर से घूम के अब क्या होगा, ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, उसके बाद फिर से इधर जाएगा तो इधर वाले को इधर ठेलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है और अल्टीमेटली जो वेव है वो प्रोपेगेट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो बेसिकली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं कि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। क्यों है? क्योंकि इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपेगेशन में चलते हैं, ना कि उसके परपेंडिकुलर में। ट्रांसवर्स में क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर में चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव ये हुआ, लेकिन पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है ना। तो जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें क्रिस्ट बनता है, मिलो पोर्शन को क्रिस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, सॉरी इसको ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, है ना। इसमें क्रिस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है। फिर देखोगे जो इसमें है ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होता है। ये वाला जो है वो हाई प्रेशर फॉर्म होता है, फिर ये वाला रीजन जो लो प्रेशर फॉर्म हो गया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दैट मींस दिस इज नथिंग बट साउंड वेव। अब सवाल जो पूछे जाते हैं आपको इनके बेसिक पैरामीटर्स पे पूछे जाते हैं कि एम्पलीट्यूड, अगर लाउडनेस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो लाउडनेस बढ़ाना है तो ये देखो, ये जो पार्टिकल जो है मैक्सिमम कहां तक, यहां तक गया, है ना। तो ये आगे की तरफ डायरेक्शन चल रहा है। अब ये जो हुआ इसका, दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। तो ये जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, आवाज तेज उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप यहीं पे बात करो श्रिलनेस, या फिर बात करो पिच, किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। वेवलेंथ ये है ना, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या है, वेवलेंथ है ना। स्पीड, मतलब किस में ज्यादा स्पीड होगी, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा और गैसेस में सबसे स्लो स्पीड होगा। किसका, साउंड वेव के। सारी साउंड वेव की प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्शन देखें तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, इको होगा। ये एक टिम्बर इफेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टिम्बर इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको ऐसे समझो कि ये मेलोडी बताता है। दो साउंड के बीच में कोई कर्कश साउंड है, कोई मीठा आवाज है। कैसे आप बोलते हैं गाने में, इसका आवाज अच्छा नहीं है, इसका आवाज बहुत अच्छा है, तो क्या है वो क्वालिटी को जज करने का तरीका क्या आपके पास, टिम्ब्रे है। टिम्ब्रे डिटरमाइंस द क्वालिटी और द टोन ऑफ द साउंड, है ना। तो यहां से अगला सवाल यहीं से बनेगा, है ना। ये सब मैक्सिमम टाइम पूछा गया है जो चीज। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं केमिस्ट्री से। द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी हटाने के लिए कौन सा ड्रग लिया जाता है, तो एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीपायरेटिक्स और एंटीहिस्टामाइंस, है ना। काफी कॉमन क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। तो देखो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे पेन रिलीफ के लिए होता है ना। तुमको बिना बेहोश किए हुए तुमको पेन रिलीफ कराता है। ट्रैंक्विलाइजर्स ये तुम्हारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीफ करता है। एंटीपायरेटिक्स ये जैसे बुखार का काम बुखार को कम करने का, जैसे तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कम करने का काम कौन करता है, एंटीपायरेटिक्स। एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं कि जो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस के कारण, है ना, या एलर्जिक रिएक्शंस के कारण कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, हिस्टामाइंस,
उस हिस्टामाइंस को कम करने का काम एंटी हिस्टामाइंस करता है। जो भी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होते हैं वो एंटी हिस्टामाइंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। अब थोड़ा हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स का सवाल। करंट अफेयर है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? इंडिया का रैंक है 130, है ना। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखो तो इसके टॉप परफॉर्मर कौन है? आइसलैंड है। पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था, उन्होंने ये कंसेप्ट बताया था, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आया है इसका थीम क्या है? इसका थीम है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, है ना। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। अगर एचडीआई की बात करो तो बहुत सारी चीजें, डायमेंशन जो होते हैं इसमें, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों डायमेंशन जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सेट टू ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई, है ना। कौन सा आईआईएम जो है अपना दुबई में पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये है IIM अहमदाबाद, है ना, IIM अहमदाबाद। And now this question is your homework. Tilak Swaraj Fund was started to finance which of the following movements? बारदोली, रॉलेट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि अपने आंसर, सही आंसर्स क्या है, ठीक है। हाँ, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बहमनी एम्पायर? सुल्तान कलीमुल्ला शाह। Who among the following first issued the largest number of gold coins? गुप्ता पीरियड। प्योरेस्ट किसका था? कुशानास का था। In 1920, All India Home Rule League changed its name to स्वराज्य सभा। डिटेल आपको बताया हुआ है। Black cotton soil has been formed due to withering of Fisher volcanic rock. The right to constitutional remedies comes under the fundamental rights. Vice President of India is elected by all members of the both houses of parliament, whether elected or nominated. B is the right answer. When sound travels in the form of the wave, the particles of the medium transfer energy without leaving their mean positions. A drug used for the treatment of stress and anxiety? Tranquilizers. What is India's rank in the Human Development Index? 130. Which Indian Institute of Management is set to open its first international campus in Dubai? IIM Ahmedabad. And this is your homework, है ना। आज देखना कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट करना, इंगेज करना, है ना। फिर मिलते हैं कल